अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा आज का अगला टॉपिक है सर्कुलेशन, गैशियस एक्सचेंज और टेम्परेचर रेगुलेशन। नर्वस सिस्टम इसमें रह जाएगा, उसको हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने देखना है सर्कुलेशन। रेप्टाइल्स का जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम है वो है क्लोज्ड। इसका मतलब है कि उनकी ब्लड वेसल्स साइनसेस में नहीं खुलती और कैपिलरी लेवल में चली जाती हैं। फिर वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, तीनों तरह की ब्लड वेसल्स हैं। हार्ट जो है वो पंपिंग ऑर्गन भी है। इनका जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम है वो किसी हद तक एम्फीबियंस जैसा ही है, लेकिन एम्फीबियन से बड़ा है क्योंकि जो रेप्टाइल्स है उनका साइज़ खासा बड़ा होता है और एम्फीबियंस का साइज़ खासा छोटा होता है। अगर हम पुराने रेप्टाइल्स की बात करें, जैसे कि डायनासोर्स थे, मिसाल के तौर पर यहाँ एक डायनासोर का नाम है ब्रैकियोसॉरस, तो इसका हार्ट सीने में करके था और इसकी गर्दन इतनी लंबी थी और उसके आगे इसका जो स्कल थी वो इतनी बड़ी थी कि हार्ट से वहाँ तक 6 मीटर बन जाते थे जहाँ तक खून को जाना होता था और ऊपर की तरफ चढ़ना होता था क्योंकि स्कल और गर्दन खासी ऊंची थी। इसी तरह अगर हम जिराफ की बात करें, जो कि एक है मैमल है, लेकिन उसमें भी हार्ट जो है वो धड़ में है, नीचे करके सीने की तरफ, और जिराफ की गर्दन इतनी लंबी है कि 2 मीटर तक ऊपर और उससे भी सर शुरू हो जाता है। तो हार्ट जो है वो हेड के पास 2 मीटर करके ब्लड को ऊपर की तरफ पंप करता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट ये चीज़ जाती है। तो एम्फीबियंस की तरह रेप्टाइल्स में भी 2 एट्रियम हैं, 2 वेंट्रिकल हैं, लेकिन इनके वेंट्रिकल मुकम्मल तौर पर पार्टीशनड नहीं है। इसका मतलब है कि ये 2 एट्रियम आप देख रहे हो, इनके दरमियान में इंटर एट्रियल सेप्टम है, जो मसल्स की एक वॉल होती है जो कि इन्हें मुकम्मल अलहदा कर देती है, लेकिन वेंट्रिकल में ये सेप्टम पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो सकता है। अच्छा, सिर्फ क्रोकोडाइल्स ऐसा ग्रुप है रेप्टाइल्स में जहाँ पर कंप्लीट पार्टीशन होगी। अब उसमें कैसे कंप्लीट पार्टीशन होगी? ये 2 पूरे एट्रियम, ये 2 पूरे वेंट्रिकल और ये मुकम्मल चारों खाने अलहदा। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से इनका जो हार्ट है ये काम करता है। ये देखिए, ये आप देख सकते हो कि जनाब पल्मोनरी आर्टरी है और ये है जनाब, आप देख सकते हो यहाँ पर वेंट्रिकल्स हैं और ये है लेफ़्ट एट्रियम। अगर ये लेफ़्ट एट्रियम है तो ये है लेफ़्ट वेंट्रिकल और ये है राइट वेंट्रिकल। अच्छा जी, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जनाब राइट सिस्टेमिक आर्टरी है, ये लेफ़्ट सिस्टेमिक आर्टरी है और ये वेना केवा है और जनाब ये आप देख सकते हैं राइट एट्रियम थोड़ा इधर करके है ये। तो तमाम जिस्म से जो कम ऑक्सीजन वाला खून है वो वेन सबसे बड़ी वेना के बाद ये लेकर आई राइट एट्रियम ने इसको भेज दिया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल ने इसको भेज दिया पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी 2 ब्रांचेस बनाएगी, दाएं और बाएं लंग्स में, जहाँ जाके ये ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेट। यहाँ आपको वॉल नज़र आ रहे हैं ताकि खून आगे की तरफ जाए और पीछे ना आए। पीछे का मतलब है बैक फ्लो, वो नहीं होना चाहिए। ओके जी, अब लंग्स के अंदर ऑक्सीजन इसमें काफ़ी ज़्यादा शामिल हो गई। अब इस खून को वापस लाने की जिम्मेदारी है पल्मोनरी वेन्स की। 2 होंगी, दोनों लंग्स से आएंगी। कहाँ जाके खुलेंगी? लेफ़्ट एट्रियम में। लेफ़्ट एट्रियम किस में खुलेगा? लेफ़्ट वेंट्रिकल में। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मुकम्मल पार्टीशनिंग, कंप्लीट सेप्टम मौजूद नहीं है। तो वेंट्रिकल जब खून को यहाँ भेजेगा तो ये जब इसको पुश करेगा 2 तरफ में, एक लेफ़्ट सिस्टेमिक आर्टरी, एक राइट सिस्टेमिक आर्टरी, और यहाँ पर भी वॉल मौजूद होते हैं जो कि खून के बैक फ्लो को, यानी उसे वापस हार्ट में नहीं आने देते ताकि खून आगे जाए। सिस्टेमिक आर्टरी का क्या काम होता है? जो खून है उसको बाएं तरफ और राइट सिस्टेमिक आर्टरी दाएं तरफ बॉडी के अंदर पहुंचाना है। तो ये देख सकते हैं सेम यही काम जो कि खून की पंपिंग है वो इस डायग्राम में, जो मैंने आपको उसी डायग्राम पे समझा दी है, अब वो यहाँ बनी भी हुई है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि हमें करने की ज़रूरत है, क्योंकि रेप्टाइल्स पानी में जाते हैं तो ये अपना सांस रोक लेते हैं और टर्टल जब इसे ख़तरा महसूस होता है तो ये अपने शैल के अंदर चला जाता है और बिल्कुल अपने आप को छुपा लेता है। उस वक्त ये सांस भी नहीं ले रहा होता। जब कोई जानदार थोड़ी देर के लिए सांस रोक ले तो उसे कहते हैं एपीनिया, यानी कि ब्रीदिंग नहीं हो रही। तो जब ब्रीदिंग नहीं हो रही तो फिर होगा क्या? ये जो हमारे रेप्टाइल्स हैं ये बड़े होशियार हैं, ये पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जो सप्लाई है ब्लड की जिसने जाना है उसको कम कर देते हैं, क्योंकि इनकी जो बाकी के जिस्म से हिस्से से जो खून आ रहा है वो भी ऑक्सीजनेटेड है
और वेंट्रिकल में पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो लेफ़्ट एट्रियम ने और यहाँ और फिर लेफ़्ट जो वेंट्रिकल है वहाँ आ रहा है। तो जब सांस इसको नहीं लेना, जब इसने पानी में डूबे रहना है, डुबकी लगानी है, तो फिर लंग्स जब अभी काम ही नहीं कर रहे तो फिर इस तरफ पल्मोनरी सर्कुलेशन की तरफ इसको भेजने का फ़ायदा, इसलिए ये इसको शंट कर देते हैं, इसका रास्ता बदल देते हैं। और उस वक्त ये इनके लंग्स इन्फ्लेट नहीं हो रहे होते, यानी उस वक्त सांस नहीं लेंगे तो लंग्स फूल भी नहीं रहे होंगे। अगर ये सांस लेंगे तो लंग्स पानी से भर जाएंगे, फिर तो ये डेथ हो जाएगी। तो इसलिए ये उस वक्त शंट कर देते हैं ब्लड को, ताकि बिला वजह की जो एनर्जी पंपिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही है और लंग्स की तरफ उसको भेजा जा रहा है, उसको थोड़ी देर के लिए रोक लिया जाए, कंजर्व कर लिया जाए। ये पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। गैस एक्सचेंज, 2 लंग्स हैं इनके, जैसे बाकी का गैशियस सिस्टम है, गैशियस एक्सचेंज का सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सर्फेसिस इंटरनल उसी तरह म्यूकस वाली होंगी। पानी जो है वो सांस के दौरान थोड़ा सा नमी वाला जाएगा। मज़े की बात यह है कि इनमें लैरिंग्स जो है वो है, यानी कि जो साउंड बॉक्स है, लेकिन इस लैरिंग्स के ऊपर जो वोकल कॉर्ड होते हैं विच आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज, वो नहीं होते, इसलिए ये कोई ख़ास आवाज़ भी पैदा नहीं करते। अच्छा, और उसके बाद जो लंग्स हैं वो स्पॉन्जी इन नेचर हैं, बड़े बड़े इनके अंदर चैम्बर हैं, जगह काफ़ी मौजूद हैं, जिसे हम कहते हैं कि जी खुली जगह जब मौजूद हो तो सरफेस एरिया, एक्सपोज्ड एरिया बढ़ जाता है, जिससे गैसेस का एक्सचेंज अच्छे तरीके से हो जाता है। ये नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं, यानी अंदर हवा का दबाव कम कर लेते हैं, जिसकी वजह से हवा को अंदर खींचकर सांस लेने में आसानी होती है, और इसे हम कहते हैं लंग वेंटिलेशन, यानी लंग्स के अंदर हवा का आना। अब कुछ और छोटी छोटी बातें ये देख लेते हैं हम कि जनाब जो बॉडी वॉल है वो एक्सपैंड हो जाएगी, बॉडी कैविटी फूल जाएगी, डिक्रीजिंग द प्रेशर इन द लंग्स एंड ड्राइंग एयर इनटू, क्योंकि जब हवा का दबाव अंदर लंग्स में कम हो जाएगा तो लंग्स के अंदर हवा खींची चली जाएगी। सो एयर इज एक्सपेल्ड बाय इलास्टिक रिकॉयल ऑफ द लंग्स एंड फॉरवर्ड मूवमेंट्स ऑफ द रिब एंड बॉडी वॉल। बॉडी वॉल भी ज़रा बाहर की तरफ फूलेगी, रिब्स भी ज़रा बाहर की तरफ उठेंगे, लंग्स में जगह बन जाएगी, हवा अंदर आएगी। अब ये जो सारे इवेंट इन 3 लाइन में बताएं, इसका एग्जैक्टली उलट कर लें तो वो सांस बाहर निकालने के दौरान जो अमल होता है वो होगा। द रिब्स ऑफ द टर्टल आर पार्ट ऑफ देयर शेल। हाँ बिल्कुल सही बात है, जो टर्टल का शेल होता है वो 2 प्लेट्स पर मुश्तमिल होता है, और ये मुझे आपको यहाँ शुरू में दिखाना है। ये देखें, ये टॉर्टोइस का शेल का ऊपर वाला हिस्सा होता है और टॉर्टोइस के शेल का नीचे वाला हिस्सा होता है। ऊपर वाले को कारापेस बोलते हैं, नीचे वाले को प्लास्ट्रॉन बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इसकी रिब्स जो हैं अटैच्ड होती हैं इसके कारापेस के साथ, बाकी का स्केलेटन अटैच नहीं होता। इसलिए क्योंकि इतना सख्त स्केलेटन इसके साथ मौजूद है तो इसकी जो रिब्स हैं टर्टल की वो शेल के साथ अटैच्ड होती हैं। इसलिए जब टर्टल एक्सहेल करते हैं तो ये अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अपवर्ड जो है वो बाकी के ऑर्गन्स की तरफ उठाते हैं, लंग्स के ऊपर जो कंप्रेशन है यानी प्रेशर है वो बढ़ाते हैं। सो दे इनहेल बाय कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स दैट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ विसरल कैविटी। जहाँ विसरा कहते हैं तमाम बाकी के ऑर्गन्स को, विसरल कैविटी कहते हैं कि जिस्म का वो हिस्सा जहाँ हमारे सारे ऑर्गन्स मौजूद हैं। तो जब वहाँ एक्सपेंशन होगी, लंग्स के ऊपर से प्रेशर रिलीज़ होगा तो लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके हवा को अंदर खींचा जाएगा।